नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीडीजीडी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 4 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 4 का जो पहला क्वेश्चन है कि सामवेद का उपवेद कौन सा है। अगर बात की जाए सामवेद के उपवेद की तो सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। देखिए सीरीज को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ रहे हैं। अगर मैं सामवेद के बारे में बात करता हूं तो सामवेद जो है वो भारतीय संगीत से संबंधित वेद है, इस बात को आपने याद रखना है। या क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगीत से संबंधित कौन सा वेद है तो वो सामवेद है। देखिए संगीत के जो 7 स्वर है सा रे गा मा प ध नि, वो जो है वो सामवेद से ही लिए गए हैं। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है और इस वेद में जो है कुल मंत्रों की जो संख्या है वो 1875 है या 1875 इस वेद में कुल मंत्रों की संख्या है। अगर सामवेद की बात की जाए तो ये संगीत से संबंधित है। अगर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि वेदों का अर्थ क्या होता है तो वेदों का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। इस बात को आपने याद रखना है कि वेद का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है और वेदों को जो है वो संसार का आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। अगर मैं कुछ अन्य वेदों की यहाँ पे बात करता हूँ, क्योंकि वेदों की कुल संख्या 4 है। सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। वेदों के बारे में हम पार्ट 3 में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 3 देखें, तब जाके आप पार्ट 4 पे आए। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे गंधर्व वेद, गंधर्व वेद तो सामवेद का उपवेद है। इसके अलावा धनुर्वेद, धनुर्वेद जो है वो किस वेद का उपवेद है तो अगर धनुर्वेद की बात की जाए तो धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का उपवेद है। यजुर्वेद जो है वो यज्ञ आदि से संबंधित वेद है, इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात की जाए यजुर्वेद की तो यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो किस वेद को 2 भागों में आगे बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो ये यजुर्वेद को बांटा गया है, इस बात को आपने याद रखना है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ शिल्प वेद तो शिल्प वेद जो है वो अर्थव वेद से संबंधित है। अर्थव वेद जो है वो सबसे नया वेद है, तो याद रखना अर्थवेद का जो उपवेद है वो है शिल्प वेद, इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और अर्थवेद जो है वो चारों वेदों में सबसे नया वेद है, सबसे नवीनतम वेद है, इस बात को आपने याद रखना है। अर्थवेद जो है वो चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन जो है वो भी अर्थवेद में किया गया है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है कि अर्थवेद की रचना किस काल में हुई है तो अर्थवेद की जो रचना है वो उत्तर वैदिक काल, याद रखना है भैया। हर क्वेश्चन के हम यहाँ से 20 क्वेश्चन करके जा रहे हैं, तो अर्थवेद की जो रचना है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है, इस बात को भी आपने याद रखना है। तो जादू टोना वशीकरण जादुई मंत्र आदि का जो ज्ञान है वो कहाँ से, तो याद रखना जादू टोना वशीकरण जादुई मंत्र आदि का जो ज्ञान है वो भी अर्थवेद में ही सीखा जाता है। और अर्थवेद के जो उपवेद का नाम है वो है शिल्पवेद, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अर्थवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको गोपथ ब्राह्मण कहा जाता है, इस बात को मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आप याद रखेंगे कि अर्थवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है तो इसको गोपथ ब्राह्मण कहा जाता है। और जो ये गोपथ ब्राह्मण है इसका अन्य नाम जो है वो अर्थवांगिरस वेद भी है। कमीशन के लिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन याद करके जाने, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां जो है वो कहा गया है। तो सभा एवं समिति को जो है प्रजापति की पुत्रियां किस वेद में जो है वो कहा गया है तो ये अर्थवेद में कहा गया है। और ऋग्वेद के बारे में हम पिछले जो है वो पार्ट में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हमने इस क्वेश्चन से सीख लिए हैं कि अशोक के कौन से मुख्य शिलालेख का संबंध पशु बलि रोकने से है। तो अगर मैं अशोक की बात करता हूं और अशोक का जो ऐसा शिलालेख जो कि पशु बलि रोकने की बात करता है या पशु बलि से की निंदा करता है तो है मुख्य शिलालेख नंबर 1। शिलालेख नंबर 1 जो है वो अशोक के पशु बलि से संबंधित है, पशु बलि के रोकने की बात करता है। अगर मैं बात करता हूं दूसरे शिलालेख की, यहाँ पे दूसरा शिलालेख भी दिया है, तो अशोक के जो द्वितीय शिलालेख है उसमें मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। तो मनुष्य एवं पशु की जो चिकित्सा है, हेल्थ जो सर्विसेज रहेगी उसकी बात की गई है अशोक के शिलालेख नंबर 2 में। और अशोक का जो शिलालेख नंबर 3 है इसमें राज्य अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है, जितने भी राज्य के जो अधिकारी होंगे अशोक के, उसमें इसने यह आदेश दिया था कि वो हर 5वें वर्ष जो है अपने राज्य का दौरा करेंगे। और अगर मैं बात करता हूँ इसके चौथे शिलालेख की, तो इसमें चौथे शिलालेख में जो है इसने राजाओं के कर्तव्यों का उल्लेख किया है और धम्म घोष की जो घोषणा है उसकी भी इसने बात की है चौथे शिलालेख में। उसी प्रकार अगर अशोक की बात की जाए तो अशोक के द्वारा 269 ईसा पूर्व में इसका राज्य अभिषेक होता है। 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग का युद्ध लड़ा। क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि अशोक के कलिंग वॉर का वर्णन कहाँ पे मिलता है। तो अशोक के कलिंग वॉर का जो वर्णन है, उल्लेख जो है वो किस शिलालेख में मिलता है, तो ये 13वें शिलालेख में मिलता है अशोक के, इस बात को आपने याद रखना है। अब कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग का युद्ध लड़ा और इस युद्ध
युद्ध को लड़ने के बाद अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है, और बौद्ध धर्म इसने किसके प्रभाव में अपनाया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था वो मोगलीपुत्तिस, तो एक मोगलीपुत्तिस एक बौद्ध भिक्षु, इनके प्रभाव में आकर जो इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। और इसके बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। इनके बारे में मैं और भी बहुत सारी वीडियो बता चुका हूँ, जो हमारी पार्ट 1 पार्ट 2 की जो वीडियो थी उसमें बता चुका हूँ, तो वो सारी आप देख के आए, क्योंकि पार्ट 1 2 3 अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 4 में आप उसके बाद आए, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चलने वाली है। और डेली रिवीजन सीरीज चल रही है, जब तक आपका कमीशन का एग्जाम होगा तब तक 200 से 300 वीडियो मुझे लगता है यूट्यूब के अंदर आ सकती है। तो आप लगातार पढ़ते रहे, 200 तो लगभग आ जाएगी, तो आप जरूर इन वीडियोज़ को पढ़ते रहे, क्योंकि हमने बोला था टेट के लिए हमारी 60 वीडियो आई और 60 वीडियो आई भी थी, उसके बाद मैराथन भी बहुत सारी आई थी। तो ये हमारा जो है आपसे प्रॉमिस है, इसी प्रकार डेली वीडियो आती रहेगी। इन वीडियोस को देखते आपका रिवीजन हो जाएगा। जीके सबको आता है, लेकिन रिवीजन कौन अच्छे से करता है वो जो यहाँ पे बेस्ट रहता है, तो इन वीडियोस का रिवीजन आप बहुत अच्छे से करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि गीत गोविंद पुस्तक को किसके द्वारा लिखा था। बहुत सारी पुस्तकें मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ, आपको रिवीजन होने वाला है, आपको बुक्सों के बारे में पता होगा, लेकिन रिवीजन आज बहुत अच्छे से होने वाला है। अगर आप मेरी वीडियोस पहले भी देखते आए हो तो आपने ये सारी बुक्सें पहले भी मुझसे सुनी होगी। गीत गोविंद जो पुस्तक है ये लिखी गई थी जयदेव किरण के द्वारा। जयदेव किरण के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था गीत गोविंद को। उसी प्रकार 2 बुक्सें हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी जो पुस्तक है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। उसी प्रकार राजतरंगिणी जो है वो कलहण के द्वारा लिखी गई थी। महाभाष्य जो ग्रंथ है इसको पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। पंचतंत्र बहुत बार पूछा गया है, पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया था। उसी प्रकार मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखा दत्त का है, और इंडिका जो है वो मैगसनीस की है। और अगर यहाँ पे शाहनामा की जो रचयिता है वो फिरदौसी है। गोदान, गब्बन और करम भूमि, ये सारा लिख लेना है, आप इसको स्लो भी कर सकते हैं, स्लो प्लेबैक स्पीड से। गोदान, गब्बन और करम भूमि और रंग भूमि के जो रचयिता है 4 है। गोदान, गब्बन और करम भूमि, रंग भूमि के जो रचयिता है वो है मुंशी प्रेमचंद्र। इस बात को आपने याद रखना है। भारत भारती जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। बुद्ध चरित्रम की जो रचयिता है वो है अशोक घोष। दश कुमार चरित्र और अवंती सुंदरी, दोनों किताबें एक ही व्यक्ति के द्वारा, एक ही राइटर के द्वारा लिखी गई है। दश कुमार चरित्र और अवंती सुंदरी पूछे जाने के चांस है, ये दंडी के द्वारा लिखी गई है। उसी प्रकार ये बहुत सारी किताबें मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर की बताने वाला हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रगंधा, गीतांजलि वही पुस्तक है जिसके लिए इनको 1913 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। इस बात को भी आपने याद रखना। चित्रगंधा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, गोरा, हुंगरी स्टोन्स, चंडालिका। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चित्रगंधा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई, गीतांजलि भी इनके द्वारा ही लिखी गई, विसर्जन भी किसने किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया, गार्डनर भी इनके द्वारा ही किताब लिखी गई है, गोरा भी, हुंगरी स्टोन्स भी और चंडालिका भी। तो ये सारी की सारी किताबें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, जो कि पहले भारतीय और पहले एशिया से आते हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। इनकी बुक गीतांजलि, साहित्य के क्षेत्र में मैं कहूँगा तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में क्या मिलता है, नोबेल प्राइज पुरस्कार मिलता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो नोबेल पुरस्कार है। कुछ और बुक से थोड़ी बहुत देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बुक से हम यहाँ से नहीं करेंगे, बुक से बहुत सारी है। सूर सागर और साहित्य लहरी, ये सूरदास जी के द्वारा लिखी गई, और पल्लव और चिदम्बरा जो 2 पुस्तकें हैं ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो है वो लिखी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन से मुगल के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम बिंदु पर थी। तो कौन से ऐसे मुगल शासक थे जिनके शासनकाल में जो है वो चित्रकला चरम बिंदु पर थी। ये थी जहांगीर। आप डेली देखते आ रहे हो कि मुगल साम्राज्य से एक आधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हम डिटेल्स इनके बारे में बता रहे हैं। पिछले कल पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 तीनों ही वीडियो में मैं इनके बारे में बता चुका हूँ, और धीरे धीरे जो हमारी वीडियो पॉलिटी की ओर भी जाएगी, ज्योग्राफी की ओर भी जाएगी, इकोनॉमिक्स की ओर भी जाएगी। बहुत डिटेल से हम पढ़ रहे हैं, ये मैं जानता हूँ। और अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ जहांगीर की, जहांगीर के शासनकाल में जो है वो चित्रकला जो है वो चरम बिंदु पर थी। इस बात को आपने याद रखना है, क्योंकि जहांगीर को चित्रकला का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शौक था।
आज हम इनकी जीवनियों के बारे में, आज हम इनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। जैसे हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम था हुमायूं नामा। हुमायूं नामा जो है वो किस भाषा में लिखी गई है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो हुमायूं नामा जो है वो फारसी भाषा में लिखी गई है। कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है कि हुमायूं नामा के रचयिता जो है वो कौन है, इस बात को आपने याद रखना है। जहांगीर, जहांगीर की आत्मकथा का नाम था तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीर की आत्मकथा का नाम था तुजुक ए जहांगीरी। और अकबर, अकबर की आत्मकथा का नाम था अकबरनामा। इस बात को आपने याद रखना है, जिसको अबुल फजल के द्वारा जो है वो लिखा गया था। शाहजहाँ की कोई भी आत्मकथा नहीं थी। औरंगजेब की कौन सी थी, आप अगर बताएं अगर थी। और अगर मैं बात करता हूँ बाबर, बाबर की आत्मकथा का नाम था बाबरनामा, जिसको तुजुक ए बाबरी। और तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी जो है वो तुर्की भाषा में। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये भी। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंटरेस्टिंग है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और अगर आप HPTGD कमीशन 2025 की तैयारी कर रहे हो और हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हो, जिसकी फ़ीस बहुत मिनिमम है, हमारे बैचेस जो है बहुत जल्दी रन होने वाले हैं। हमारा जो बैच नंबर 1 है, वैसे हमारा बैच नंबर 1 ही रहेगा, बैच नंबर 2 हमारा नहीं बैठेगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही बैच चलाना है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। 7876145409, जिसकी जो फीस है मात्र और मात्र जो है वो 2900 इसकी फ़ीस जो है हमने रखी है। 2900 इसकी फ़ीस है इस बैच की। और अगर मैं इस बैच की बात करूं, ये बैच जो है वो 6 से 7 महीने कम से कम जो है इसकी लाइव क्लासेस चलने वाली है। और उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासें आपको 10 मंथ इसकी 10 साल 10 ईयर इसकी रिकॉर्डेड क्लासें आपके पास सेव रहने वाली है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे बैच आपके पास रहने वाला है, जो कि TGT आर्ट्स का जो हमारा बैच अभी चल रहा है, TGT आर्ट्स कमीशन का। तो अगर आप भी अपना कमीशन क्लियर करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप TGT आर्ट्स कमीशन 2025 में जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जल्दी जुड़े, क्योंकि समय जो है वह बहुत कम रह गया है। 20 से इसकी क्लासेस शुरू होनी है। तो एडमिशन हमारी पोर्टल पे शुरू हो रही है। अगर आपको कोई भी जानकारी पानी है तो आप हमारे नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बात हो रही थी सर मोफला विद्रोह की। ये मोफला विद्रोह क्या था और कब हुआ था, आपको इतना पता नहीं होना चाहिए 1921 में मोफला विद्रोह, लेकिन एग्जैक्ट कब हुआ था भाई। मोफला विद्रोह की जो शुरुआत है वो 20 अगस्त 1921 में हुई थी। अब कल के लिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपको ये पता है कि 20 अगस्त 1921 को मोफला विद्रोह हुआ था, भाई ये बताइए किस राज्य में हुआ था। तो भारत के केरल राज्य में जो है वो एक किसानों के द्वारा एक मोफला विद्रोह को चलाया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। जिस प्रकार मोफला विद्रोह केरल में चला था, उसी प्रकार 9 अगस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही बातें, 9 अगस्त 1925 को एक काकोरी कांड एक्शन होता है। और काकोरी कांड एक्शन का जो नया नाम है वो काकोरी ट्रेन एक्शन अब हो गया है। काकोरी कांड का नया नाम काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को होता है। और काकोरी रेलवे स्टेशन पर ये घटना घटती है, जहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल और उनके 9 साथियों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूट लिया जाता है। तो ब्रिटिश सरकार के खजाने को काकोरी कांड में किसने लूटा, तो राम प्रसाद बिस्मिल और उनके 9 साथियों के द्वारा। तो काकोरी ट्रेन एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नया नाम इसका काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। एका आंदोलन आपने सुना होगा। एका आंदोलन जो है वो 1921-22 के आसपास हुआ था। और एका आंदोलन की अगर बात की जाए, एका आंदोलन जो है वो यूपी के बहराइच में हुआ था। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और बारदोली सत्याग्रह के बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, एक बार फिर से सुन ले, रिवाइज कर ले। 12 जून 1928 को जो है वो बारदोली सत्याग्रह होता है, जो कि गुजरात के बारदोली में होता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह को लीड किया था। इस बात को भी आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। एक हुआ था तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। और तेभागा आंदोलन जो है वो 1946, बहुत कम आपने सुना होगा, यूनिक क्वेश्चन है ये, तेभागा आंदोलन। तो तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। कब हुआ था सर, 1946 में हुआ था। तो ये थे कुछ आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन तो आप जानते ही, 8 अगस्त 1942 को, जहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। हर एक बात परीक्षाओं में काम आने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन हर एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स ड्यूरिंग विच सेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के दौरान 2 दलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बढ़ जाती है। तो 2 ग्रुप्स में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो स्प्लिट होती है, बढ़ती है, वो बढ़ती है सूरत अधिवेशन। भैया सूरत अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था, तो
क्वेश्चन में ही दिया है 1907 में। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ और यहाँ पे कांग्रेस दो दलों में बढ़ जाती है। ये दो दल सर कौन कौन से थे? ये दो दल जो थे, एक था गरम दल, दूसरा था नरम दल। अगर मैं गरम दल की बात करता हूँ तो गरम दल में जो आते हैं, पूछा जाता है कि गरम दल में कौन कौन आया करते थे, तो गरम दल में आते थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष का नाम भी याद रखना है, क्योंकि अक्सर लोग ये तो याद करके जाते हैं लाल बाल पाल, लेकिन भैया लाल बाल पाल के अलावा अरबिंदो घोष भी जो है वो गरम दल में आते थे। लाला लाजपत राय, एक बार फिर से सुन ले, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक और अरबिंदो घोष जी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया गरम दल में इनका आना। और अगर मैं नरम दल की बात करता हूँ, नरम दल जो शांत रहते थे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और मदन मोहन मालवीय। तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और मदन मोहन मालवीय जो है वो नरम दल से आते थे। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होती है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ, इसकी जो स्थापना है वो एओ ह्यूम के द्वारा, जिनका पूरा नाम है ऑलेन ऑक्टेविन ह्यूम के द्वारा की जाती है, जो कि एक असैन्य अधिकारी थे। और इनके द्वारा जो है वो शिमला के रैथनी कैसल में इनको विचार आता है कि एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जो कि भारतीयों को आपस में जो है वो विभाजित कर सके, झगड़ा सके। तो इसके बाद इनके द्वारा आईएनसी बनाई जाती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब अध्यक्ष का जो पहला सम्मेलन होता है वो भी बंबई में होता है 1885 को ही कांग्रेस की, अगर मैंने बताया होगा, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनती है। और 1885 को ही कांग्रेस का पहला सम्मेलन होता है। कहाँ पे होता है भैया? बंबई में, जिस सम्मेलन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बात को भी आप याद रखें। और अगर मैं बात करना चाहूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, इनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस बात को भी आपने याद रखना है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस बात को भी आप याद रखें। और पहले, अगर पूछा जाएगा पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे इनका नाम था जॉर्ज यूल नहीं, बदरुद्दीन तैयब जी। पहले ईसाई थे जॉर्ज यूल, पहले अंग्रेज या पहले ईसाई अगर पूछा जाएगा तो जॉर्ज यूल आएगा भैया। इस बात को भी आप याद रखें। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भैया ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया, तो वंदे मातरम 1896 में गाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखें, जो कि कोलकाता में होता है। और अगर मैं बात करता हूँ लाहौर अधिवेशन में ये 1929 में होता है। और यहाँ पे पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, याद रखना है, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की जाती है। इस बात को भी आपने याद रखना है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है। ये कांग्रेस का 32वां अधिवेशन होता है। इस बात को भी आप याद रखें। और इस अधिवेशन में अंबिका चरण मंजूमदार जी के द्वारा जो है वो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। कराची अधिवेशन में जो है वो मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं, ताकि मुझे लगे कि आपकी भी कितनी तैयारी, आपकी भी तैयारी का पता चलना चाहिए। कांग्रेस का 1917 में अधिवेशन जो है वो कोलकाता में हुआ। और कोलकाता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहाँ पे एनी बेसेंट, भैया याद रखना, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये किस देश की निवासी होती थी, तो ये आयरलैंड की निवासी थी। इनके द्वारा भारत में होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया गया था। इस बात को भी आपने याद रखना है। तिलक जी इनके साथ होम रूल लीग आंदोलन में आए थे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये तो अगर तो पूछा जाएगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, लेकिन अगर पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष, तो क्या लगाओगे? अगर पहली महिला भारतीय पूछा, भारतीय आ रहा है, अगर तो महिला पूछा तो एनी बेसेंट है। लेकिन अगर भैया भारतीय पूछ लिया तो आप गलत नहीं करेंगे, तो भारतीय में आएगा सरोजनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रही है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पन्नालाल घोष का संबंध कौन से संगीत वाद्य से है। देखिए, पन्नालाल घोष इज एसोसिएटेड विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो पन्नालाल घोष जो है वो संबंधित है भैया किससे? बांसुरी से। पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी और कौन कौन बजाता है, कल के लिए हो सकता है कि इसके अलावा और कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो पन्नालाल घोष के अलावा हरिप्रसाद चौरसिया जी भी बांसुरी बजाते हैं। उमा शंकर मिश्र, अगर मैं बात करता हूं तो पन्नालाल घोष ने बजाए तबला। तबला कौन कौन बजाता है भाई? तबले की बात हो रही है तो तबला बजाते हैं जाकिर हुसैन, तबला बजाता है। और तबला बजाने के लिए 1988 में जाकिर हुसैन को क्या मिलता है भैया?
पद्मश्री सबसे कम उम्र में मिलता है, इस बात को आपने याद रखना है। तबला अल्लाह रखा खान और जाकिर हुसैन दोनों बजाते हैं। सितार, सितार की बात कर लेते हैं, ऑप्शन में भी दिया है। सितार जो है वो पंडित रविशंकर बजाते हैं और सितार बजाने के लिए इनको 1999 में क्या मिलता है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न। इस बात को भी आप याद रखें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार अगर मैं आपको बताना चाहूँ, सितार बजाने में उमा शंकर मिश्र और विलायत खान ये भी सितार बजाते हैं। शहनाई, शहनाई जो है आपने एक नाम बहुत चर्चे सुना होगा और ये नाम है बिस्मिल्ला खान। बिस्मिल्ला खान को भारत के चारों शीर्ष सम्मान मिले हैं, भारत रत्न भी मिला है इनको, पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है और पद्मश्री भी मिला है। तो इस बात को भी आप याद रखिए। तो बिस्मिल्ला खान चारों ही शीर्ष सम्मान इनको मिले थे। पद्म विभूषण इनको कब मिला, तो 1980 में इनको पद्म विभूषण मिलता है। भारत रत्न 2001 में इनको मिलता है। पद्म भूषण 1968 में इनको मिलता है और पद्मश्री जो है वो अगर मैं पद्मश्री की बात करता हूं तो इनको 1981 में जो है वो पद्मश्री मिलता है। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। कमीशन में आपको इस प्रकार के टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सरोद की अगर बात करता हूं तो सरोद बजाते हैं अमजद अली खान, अमान और अयान अली खान, ये सरोद बजाते थे। वायलिन, वायलिन आपने सुना होगा, वायलिन बजाते थे TN कृष्णन। और संतूर, संतूर आपने सुना होगा, संतूर बजाते थे पंडित शिव कुमार शर्मा। तो ये थे कुछ वाद्य यंत्र वादक, इनके बारे में हमने देखा। और अगले क्वेश्चन की हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को भी आप देखते जाओ कि सौर परिवार में कौन सा ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे तेज है, अपने ही अक्ष पे सबसे तेजी से जो घूमता है वो जुपिटर घूमता है 9 घंटे और 55 मिनट पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में एक नाम जरूर लिखें, एक नाम एक ही नारा, हर हर महादेव। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय मां मंगयाणी, जय मां ठारी, जय शिरगुल महाराज।